तो फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। और करंट अफेयर की हमारी जो है वो आज 4th क्लास होगी। ठीक है, इससे पहले की क्लासेस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड आपको नोट्स भी जो है वो मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। हमारा टारगेट है प्री और मेंस दोनों के करंट अफेयर को एक साथ पढ़ना, प्लस साथ में जो स्टैटिक है, लाइक स्टैटिक करंट होता है जो हमेशा चलता रहता है, उसको कवर करना। प्लस हमारे सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हम न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर रहे हैं, और साथ में गवर्नमेंट साइट्स पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, प्लस एक मैगजीन आती है मंथली, दैट इज योजना, इसको भी हम कवर कर रहे हैं, ताकि मेंस के लिए जो है वो हमारे पास अच्छा कंटेंट रहे। स्पेशली या कोई भी मेंस हो, अगर मान लीजिए आप अलाइड मेंस लिख रहे हैं, या फिर आप, अगर हम बात करें एचएएस मेंस अगर नेक्स्ट अगर होगा तो उसके बारे में भी यहाँ पर हेल्प मिलेगी। प्लस हाई कोर्ट का जो मेंस होगा उसमें भी आपको हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ से क्या है, आपके पास कंटेंट आएगा। जब हमारे पास कंटेंट आता है तो डेफिनेटली फिर हम उसको लिख तो लेंगे ही। तो ये हमारा कोर टारगेट है। और मैं आपको एक काम देना चाहूँगा कल के लिए, जिसको आपको कवर करना है। आपको जो दिसंबर महीने के इंपॉर्टेंट डेज है, दिसंबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो सारे के सारे लर्न करके रखने हैं। ये पहला काम है आपको, इसको नोट डाउन कर लो। इससे हम जो 12 के 12 महीने हैं उनके डेज याद कर लेंगे, क्योंकि न्यूज़ सिलेबस जो पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिलीज किया है उसमें डेज पर स्पेशल क्वेश्चन है। मतलब डेज जो है वो स्पेशल टॉपिक जो वो बनाया है उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर। तो दिसंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है सारे के सारे याद कर रखना, मतलब याद कर लो। कल जो है वो टेस्ट भी हो सकता है, और ओरल फॉर्म में भी टेस्ट होगा, और मे बी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो ये आपके लिए काम रहेगा सबसे पहला। देन उसके बाद हमारे कोर्सेज का तो आपको पता ही है, जो हाई कोर्ट के लिए हमने शुरू किए। इसमें हमारा 2 से 3 मंथ का टारगेट रहेगा क्रैश कोर्स, जिसमें हम पूरा डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और कितना हमें कवर करना है। और मेंस आंसर राइटिंग में भी अगर कोई हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो जीएस 2 को हमने जो वो शुरू किया है, इसमें हमारे डेली क्वेश्चंस रहते हैं, और साथ में हम लाइव इवेल्युएशन करते हैं। प्लस यहाँ पर हमारी मेंस की क्लासेस भी चल रही है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम, एज वेल एज हमारे साथ हमारे यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको डेमो लेक्चर्स जो है वो पूरे के पूरे मिल जाएंगे। सारी क्लासेस जो है वो आपको मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू डेमो। तो आज के करंट अफेयर शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, प्रीवियस जो हमने क्लास की थी उससे रिलेटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है सामने, वो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ऑप्शन है आपके पास और आपको इसका आंसर बताना है। अभी टर्न बाय टर्न करके सब अपने ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी आंसर बताना, और माइक ऑन करके ही जो है वो आप रिप्लाई करना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सब बी फर्स्ट का आंसर। ओके, ऑप्शन बी। पारुल मैम कह रहे हैं ऑप्शन बी सेकंड, बाकी सभी और? स्पोर्ट्स के ना क्वेश्चन, जो पिछला हमारा हाई कोर्ट का एग्जाम हो रखा है उसमें आ रखे हैं, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं तो हम उनको इग्नोर नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी सर आंसर दो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सर कुछ में नहीं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, सुमन सर भी ऑप्शन बी कह रहे हैं, बाकी सभी? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सभी के आंसर आने चाहिए, एटलीस्ट ट्राई करो, बेशक गलत ही सही। सबसे इंपॉर्टेंट तो ट्राई करना होता है, जब जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो जितने भी एक्टिव है, ज्योति मैम, नेहा मैम और अंकिता मैम, अभी आपको मुनीष सर आपको भी जो है वो रिप्लाई करना पड़ेगा जल्दी जल्दी, फिर हम कंटिन्यू आगे चलेंगे। वो बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। नो आइडिया, आगे आंसर देखिए फिर इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। खुश मैनी को जो है वो इन्होंने यहाँ पर, और इन्होंने हिस्ट्री बनाई है, मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन, ये पहले इंडियन बने हैं टू विन द FIA फॉर्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये कहाँ पर हुई है? अबू धाबी में। तो ये भी याद रखना है कि कहाँ पर हो रखी है, अबू धाबी में, और किन्होंने किया है, तो ये जिन्होंने जीता है उसका नाम भी याद रखना जरूरी है। तो दोनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेंगे काफ़ी, और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी आ रखे हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। On which date is World Human Rights Day celebrated annually? Options: November 25, December 10।
ठीक है, सुमन सर कह रहे हैं December 10, बाकी सभी? सी सर, December 10। ठीक है, और ज्योति मैम? सी सर, सी। ठीक है, ओके, बाकी सभी? एक आंसर करने पड़ेंगे तभी बात बनेगी, मतलब सभी के आंसर आने चाहिए, हो सकता है इसका आंसर कुछ और हो। बाकी सब क्या कंफर्टेबल नहीं है माइक ऑन करने के लिए? सी सर। ओके, ऑप्शन सी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ही है, ठीक है। वर्ल्ड ह्यूमन राइट जो है वो 10 दिसंबर को होता है। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल माउंटेन डे ऑब्जर्व? ये भी अभी रिसेंटली न्यूज में था। सब बी। 11 11 दिसंबर दिसंबर। ओके, लास्ट क्लास। हाँ, द करेक्ट आंसर इज December 11। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट रैंक 5th इन एम्प्लॉयबिलिटी अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025? महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, केरला? सर महाराष्ट्र। केरला। कि सुमन सर कह रहे हैं महाराष्ट्र और पारुल मैम कह रहे हैं केरला। अभी थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो गया, चलो देखते हैं किसका सही होगा। बाकी और सभी? मुनीष सर, आप तो कल क्लास में थे, बताओ सर। कल सर मतलब हाँ, लास्ट क्लास हुई थी जो करंट की। नहीं, मैं नहीं था सर उसमें। सर तो गैस करो, चलो गैस वर्क देखते हैं आपका। सर मैं तो दिल्ली में जाऊंगा, दिल्ली। ओके, और बाकी सभी? तुक्का मारते हैं ना, देखते हैं कितना सही होता है। कर्नाटका सर, कर्नाटका। ज्योति मैम कह रहे हैं कर्नाटका। मैम आप तो क्लास में थे। नेहा मैम? तो उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज केरला। केरला। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अपने लाइक अपने आंसर में भी इंक्लूड कर सकते हैं, अपने ऐसे राइटिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये केरला में जो एम्प्लॉयमेंट में अगर हम बात करें ना, मेल फीमेल रेशो में, तो यहाँ पर फीमेल जो है वो ज़्यादा उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है एज कम्पेयर टू मेल। एज कम्पेयर टू मैन जो है वो फीमेल के पास ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ रहती है इन केरला। और केरला में सरकारी नौकरियां भी ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली डाटा जो है वो 70 to 75% के बीच में है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री वॉन द 20th एशिया वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग साउथ कोरिया इन द फाइनल? जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, चाइना? अभी इसको सभी अटेम्प्ट करेंगे, सभी जो है वो इसका आंसर करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि जब कोई हम गलत आंसर अटेम्प्ट करते हैं तो वो हमें ना हमेशा याद रहता है। सर साउथ कोरिया। ओके, ऑप्शन साउथ कोरिया को डिफीट करके साउथ कोरिया कैसे जीत गया? ओ सॉरी, जापान जापान जापान। आपने पहले ही गलत गलत सर्कल फिल कर दिया सर, तो नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो ये तो इशू रहेगा। कोई और? चाइना। चाइना। चाइना किसने कहा? मैंने मुनीष सर? हाँ जी। मैंने भी चाइना का। पारुल मैम ने चाइना कहा, मुनीष सर ने चाइना कहा, और सर मैंने जापान। ये जापान कौन है? सुमन सर आप? हाँ नहीं, आपने पहले साउथ कोरिया क्या दिया था? नेगेटिव मार्किंग वहां पे तो फिल हो जाएगा ना वो एमआर शीट पे, तो उसके बाद तो ऑप्शन ही नहीं रहेगा कुछ। कोई और? क्वेश्चंस तभी हैं क्योंकि आंसर करने हैं। तो इसका जो करेक्ट सर आंसर, इस बार कंसीडर कर लो। ओके, नहीं, इस बार इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज जापान, ठीक है, तो कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ये रिगार्डिंग द जीडीपी है, और ऑलमोस्ट ये जो लास्ट है ऑप्शन डी है 6% है। व्हाट इज द रिवाइज्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एशियन डेवलपमेंट 6.5। बैंक ऑप्शन है 7%, 7.2%, 6.5% और 6%। 6.5।
ओके, सुमन सर कह रहे हैं 6.5, बाकी सभी? 6.5. ओके, जीडीपी क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना भी एक डोमेस्टिक ईयर में प्रोडक्शन होता है कंट्री में। ओके, दैट मीन्स जीडीपी का सिंपल मीनिंग क्या होगा कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल के अंदर एक कंट्री के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी ओवरऑल कैलकुलेशन को जो है जीडीपी कहा जाता है। अब मुझे ये बताओ कि जीडीपी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है या नहीं होता है? डेप्रिसिएशन नहीं मतलब होता हो सर। गया वेयर एंड टियर ऑफ गुड्स। नो सर। ओके, तो नेक्स्ट जो मतलब हम एडी एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी डिस्कस करेंगे। और एशियन, अगर हम बात करें यहाँ पर जीडीपी के रिगार्डिंग, तो पहले जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा था कि 7% ग्रो करेगा, लेकिन उसके बाद 6.5% पे आ गया। अब हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिसेंट अपडेट्स क्या है, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए कितना ग्रो करेंगे हम, जो अकॉर्डिंग टू द एडीबी। देन उसके बाद हमारे लिए तो दूसरा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है, दैट इज एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें तो ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि बनाया गया है 19 दिसंबर 1966। ये ईयर याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके रिगार्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में ना पहले किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एशियन सर डेवलपमेंट बैंक का जो मेन टारगेट है वो पैसा प्रोवाइड करना एशिया पैसिफिक रीजन में जितनी भी कंट्रीज है उनको, या जितने इसके मेंबर्स है उनको ये जो है वो पैसा देता है, लोन प्रोवाइड करता है। सिंपल सेंस में समझो, एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या करता है, एक बैंक है, डिफरेंट कंट्रीज है इसमें एशिया पैसिफिक रीजन की, और उनको जो है वो जब भी उनको हेल्प चाहिए तो उनको लोन प्रोवाइड करता है एडीबी। इसका मेन काम है। बना कौन से ईयर में आई है? 1966। ईयर याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, साथ के साथ में याद कर लेना, और लास्ट तक बिल्कुल एक्टिव रहना। अभी आप आंसर नहीं कर रहे, लेकिन मैं बीच में पूछ सकता हूं। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि विजन क्या रहता है इसका, जो आपका एडीबी है। तो एडीबी का जो मेन टारगेट है वो इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करना इन द एरिया, पहला पॉइंट। अभी जहां पर बात की जाती है इंक्लूसिव प्रोस्पेरेट, एक तरह से बात करते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ या ओवरऑल डेवलपमेंट की, जब हम बात करते हैं तो इसमें जो टारगेट रहता है वो रहता है कि हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना है। मतलब एडीबी भी क्या कहता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी क्या कहता है कि हमें जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको इराडिकेट करना है, हमें जो है वो पॉवर्टी को बाहर निकालना है। नेशन वाइड तो टारगेट रहते ही हैं, लेकिन बैंक्स भी जो है वो टारगेट करते हैं कि हम क्या करते हैं, आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं, हम आपको पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, आप क्या करो, सिंपली जो है वो अपने मेजर्स लो, अपनी कंट्री में मेजर्स लो, ताकि जो वेलफेयर हम प्रमोट कर सके वीकर सेक्शन का, और इस तरह से जो है वो पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सके। अभी यहाँ पर फंक्शंस में अगर हम बात करें तो पब्लिक प्राइवेट दोनों का कॉपरेशन रहता है यहाँ पर, और जो है वो असिस्टेंस रहती है टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द स्टेट। तो ये बेसिक रहेगा, बिल्कुल याद करना। हेडक्वार्टर अगर हम बात करें तो मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है काफी, हेडक्वार्टर भी क्लियर होना चाहिए। तो ईयर कौन सा बताया मैंने इसका? 1966, 19 दिसंबर। दिसंबर 19 दिसंबर 1966 का ईयर है, पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद जो याद रखना है वो रखना है इसका हेडक्वार्टर, दैट इज मनीला। मनीला फिलीपींस। अभी सर हाँ जी 0.5 है या 7 है वो ऊपर वाला आंसर? 6.5। देन उसके बाद जो हमें याद रखना है, अब देखो क्या है, अगर आपको स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन बनता है तो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन सकता है। पहली स्टेटमेंट तो ये बन सकती है कि क्या जो आपके एडीबी के मेंबर्स है वो सिर्फ एशिया से ही होंगे या एशिया से बाहर से भी हो सकते हैं। पहला तो ये कुछ स्टेटमेंट बनती है, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मतलब एशिया तक लिमिटेड है। इससे इससे पहले एक और बैंक आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसमें ब्रिक्स मेंबर्स है। तो एडीबी के रिगार्डिंग हमें ना एक पॉइंट क्लियरली याद रखना है, वो ये कि इसमें ना बाहर से भी मेंबर्स हो सकते हैं, यानी कि एशिया से बाहर के भी जो है वो यहाँ पर मेंबर हो सकते हैं। और टोटल अगर हम बात करें जब ये बना था उस टाइम पे जो है वो आपका 1966 में जब बना था 31 मेंबर्स थे, और भारत जो है वो इसका वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर है। इंडिया जो है वो वन ऑफ फाउंडिंग मेंबर है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो 68 मेंबर्स है इसमें। मेंबर्स याद रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी से पूछ रखा है कि कितने मेंबर्स हैं, और ये हाई कोर्ट का ही एग्जाम था, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद अगर हम एशिया से बात करें तो 49 मेंबर्स है, और पैसिफिक ओशन से अगर हम बात करें यहाँ पे या एशिया से बाहर के जितने अगर हम बात करें तो उसमें 19।
अभी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये कि फिर शेयर किसका सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे 5 लार्जेस्ट कंट्रीज है या 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स है। इसमें सबसे पहले अगर आता है तो दैट इज जापान और यूएसए। जापान और यूएस दोनों का शेयर जो है वो 15.6% है। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, और चाइना का जो शेयर है वो है 6.4%। देन उसके बाद इंडिया, और इंडिया का जो शेयर है वो है 6.3%। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 5.8%। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा याद करना। तो जापान और आपका यूएस का दोनों का जो है वो ईच के दोनों का शेयर कितना है 15.6%। उसका चाइना का 6.4%, इंडिया का 6.3% और ऑस्ट्रेलिया का 5.8%। बना है 1966 में। और देखो अब 66 से 66 प्लस 2 कर दो तो 68 हो गए मेंबर्स। 68 मेंबर्स, तो यहाँ पे 2 प्लस कर देना तो 68 हो गए मेंबर। हेडक्वार्टर हो गया फिलीपींस में। अभी उसके बाद हमें याद रखना है कि इसमें मेंबर्स आउटसाइड से भी हो सकते हैं। इनका मेन टारगेट है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रमोट करें, सस्टेनेबल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, प्लस साथ में पॉवर्टी को एलिमिनेट करें। ये बिल्कुल बेसिक टारगेट रहता है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे वो है, विच कंट्री विल होस्ट द 2034 फीफा वर्ल्ड कप? कतर, ब्राजील, सऊदी अरेबिया, रशिया। सऊदी अरेबिया सर। ऑप्शन सी सऊदी अरेबिया। कोई और? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी नेहा मैम कह रहे हैं ऑप्शन सी। बाकी सभी? सी है। पारुल मैम? सर सी आंसर। ओके, तो करेक्ट आंसर इसका सऊदी अरेबिया ही है। ठीक है, तो अभी भारत ने भी कहा है कि भारत भी जो है वो फीफा वर्ल्ड कप को जो है वो होस्ट करना चाहता है, और उसकी दावेदारी जो है वो भारत ने भी रखी है। कौन सी ईयर की रखी है, किसी को पता है? न्यूज़ में था ये काफी टाइम पहले, 2036 की रखी है भारत ने। 36 की लिखी हुई। ठीक है, अभी क्या है हमें याद रखना है कि 2026 का जो एडिशन है ना, ये आपका यूएस, कनाडा और मेक्सिको तीनों मिलकर होस्ट करेंगे। और जो 2030 का एडिशन होगा उसको मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन ये तीनों मिलकर होस्ट करेंगे। तो हमने तीनों तीनों याद कर लिए। तीनों में से कोई भी पेपर में आए हम इजीली कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखना है कि 2034 का फीफा का वर्ल्ड कप होस्ट करेगा। ये याद रखना फीफा वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग नहीं है, ये भारत की ओलंपिक्स के रिगार्डिंग है। ओलंपिक्स के रिगार्डिंग भारत ने कहा है कि 2036 Yes, तक 36 का जो है वो हमें होस्ट करना है। लेकिन फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 2034 का होगा, वो सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। और जो 26 का है वो यूएस, कनाडा और मेक्सिको तीनों मिलकर। और 2030 का जो है वो करेगा मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। इस बार का फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था जो अभी? अर्जेंटीना। हाँ जी, मेसी। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने जीता था। और किसको डिफीट किया था? फ्रांस। फ्रांस को सर शायद। हाँ, फ्रांस। तो ये भी याद कर लेना कि इस बार जो अभी लास्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, जो लास्ट फीफा वर्ल्ड कप के विनर है दैट इज अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन से कॉन्टिनेंट में आती है, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? साउथ। साउथ अमेरिका, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अ $789 मिलियन लोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अमरावती? अमरावती सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कौन सी स्टेट की कैपिटल बन रही है? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है ये। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है ये। कोई और? कोई और बताएगा इस आंसर को, इस क्वेश्चन का आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक है। कौन से ईयर में बन रखा है एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंकिता मैम? 1966। 1966। ओके, नेहा मैम इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मनीला। ज्योति मैम इसका हेडक्वार्टर कहां है? मनीला, फिलीपींस। ठीक है। वर्ल्ड बैंक कौन से ईयर में बन रखा है? 1944। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है?
सर वॉशिंगटन डीसी में, वॉशिंगटन US। डीसी, ठीक है। आईएमएफ कौन से ईयर में बन रखा है? नाइनटीन 1944। आईएमएफ भी 1944 में बन रखा है, और इसका हेडक्वार्टर का है आईएमएफ का? सर जिनेवा। नहीं जिनेवा में भाई, आईएमएफ का भी वॉशिंगटन डीसी में ही है। ये ट्विन दो भाई है, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ट्विन ब्रदर। ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके थ्रू ये बन रखे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, प्लस साथ में दोनों के बनाने का ईयर भी सेम ही है। सेकंड, उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर का है एनडीबी का। सबसे पहले तो एनडीबी का हेडक्वार्टर ही बताओ। शंघाई। ओके, और ये कौन से ईयर में बना है? ईयर सर 2014 में शायद। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन अलग है, और शंघाई में जो है वो एनडीबी का हेडक्वार्टर है। कौन से ईयर में है ये? कोई और? तो एनडीबी 2014 में ही नहीं फॉर्म हुआ था? एनडीबी 2014 में ही बना है। मैं किसी और से भी पूछ रहा हूँ, कोई और भी आंसर करे, एटलीस्ट एक ईयर और आए। ओके ओके। एनडीबी Sir, no. 2014 में बन रखा है। फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन हो रखी थी 15th, नोट डाउन कर लो इसको, 15 जुलाई 2014। और यहाँ पर फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन हो रखी है, जिसके थ्रू ये बन रखा है। अब स्टेटमेंट इस तरह से भी बन सकते हैं कि फर्टिलाइजर डिक्लेरेशन किससे रिलेट करती है, तो याद रखना एनडीबी एस्टेब्लिशमेंट से न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बन रखा है। देन उसके बाद 9th क्वेश्चन अभी स्टेटमेंट वाइज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में जो आपका दो स्टेटमेंट्स है, और उसके बाद ऑप्शन सी बोथ करेक्ट और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी स्टेटमेंट रीड करो, और देन उसके बाद फिर इसका आंसर देखते हैं। The 10th World Ayurveda Congress was launched in Dehradun, marking an important milestone in promotion of Ayurveda globally. सेकेंड जो यहाँ पर ऑप्शन बी है हमारे पास, वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन December 12। ऑप्शन Both. बोथ करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। Both correct. यस सर बोथ करेक्ट। both correct. मुनीष सर, आई थिंक ये थोड़ा न्यू करंट रहेगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बोथ, दोनों करेक्ट है। तो इस तरह से भी स्टेटमेंट बन सकती है। तो देखो यहाँ से हमें ये क्लियर होता है कि जो 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस हो रखी है आयुर्वेद, वो कहाँ पर हो रखी है? देहरादून में। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। देन उसका सेकंड, हमें यहाँ डेज भी याद हो जाएंगे साथ में। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे जो है वो आपका 12 दिसंबर को होता है। अभी मुझे जल्दी जल्दी बताओ, जिससे मैं पूछूंगा वही बताना। हमने सबसे पहले बात की थी टीबी डे की, सॉरी आपका फॉरेस्ट डे की। फॉरेस्ट डे कब होता है? 21 मार्च। मैंने कहा था भी मैं पूछूंगा यार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसमें आपको बताना है कि वेयर वाज द 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड। तो याद रखना कि जो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज है, इसको चेयर किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर ने किया है। आपको ऑप्शंस में वहां पे डिफरेंट डिफरेंट भी आ सकते हैं, होम मिनिस्टर आ सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ सकता है, इस तरह से बन सकता है, या स्पीकर भी बन सकता है। तो हमें याद रखना है इसको चेयर किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर ने। और मुझे बताओ कि कहाँ पर हो रखी है? मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, हैदराबाद? न्यू दिल्ली। New Delhi. न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी। और याद बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी करेक्ट है। थर्ड मतलब न्यू दिल्ली में है। और फर्स्ट जो है वो धर्मशाला में हुई थी, हिमाचल प्रदेश में, आपका जून 2022 में। तो याद रखना रिसेंटली के नाम पे जो है वो बहुत पीछे पीछे का करंट भी पूछा जाता है। देन उसका सेकंड और थर्ड जो हुई है आपकी, वो न्यू दिल्ली में ही हो रखी है। इनका जो मेन एजेंडा है, देखो किस तरह से लिंक करता है, सिर्फ एक वर्ड, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में कहा कि एमपी एमएलए दोनों मिलकर जो है वो काम करेंगे, दैट इज नीति आयोग। नीति आयोग सबसे बड़ा एग्जांपल आता है जहां पे एमपी और एमएलए यानी कि एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव और सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव सभी मिलते हैं। ठीक है, और वो जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर जो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज, मतलब एक तरह से ब्यूरोक्रेसी की बात की जा रही है। और याद रखना
कि ये जो सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, सेक्रेटरीज जो होते हैं ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम्पल होते हैं। जितने भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो सभी के सभी जो है वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल होते हैं, ये हमेशा रहेंगे, या इसको परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा गया है एक तरह से, परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहा गया है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपके जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो जो है वो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी या फिर परमानेंट एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी वाली अगर हम बात करें तो दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सभी। लेकिन जो परमानेंटली रहेंगे वो आपके जो है वो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, यानी कि आपके सेक्रेटरीज। और यहाँ पर जो ये कॉन्फ्रेंस है इसका जो मेन एजेंडा या टारगेट अगर हम बात करें तो एक तो यूनिफाइड डेवलपमेंट एजेंडा को लेकर चलना है, जिसमें हमारे स्ट्रेटेजिक प्लान जो है वो कलेक्टिव होने चाहिए, मतलब जितने भी हम प्लान्स बनाते हैं वो सभी की सहमति से, सभी के कॉपरेशन के साथ होने चाहिए। यानी कि ये भी जो है वो वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो जहां पर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लिखते हैं वहां पर हम इसको एज एन एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, वो है ऑन विच डेट इज इन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड एनुअली। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? मेरा मेन सर टारगेट डी। December 14. दिसंबर 14। ओके, कोई और? December 14. ठीक है, एग्जैक्ट बिल्कुल सही। दिसंबर 14 को जो है वो हम जो है वो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। अब देखो ऑलमोस्ट 14 दिसंबर तक तो हमने डेज को कवर कर दिया। नेक्स्ट आपके लिए टारगेट है आपको पूरे पढ़ के आना है, फिर ये जो है वो हमारे पूरे डेज तैयार हो जाएंगे। ऐसा है कि फिर अगर डेज से कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा गलत नहीं होगा, और आते हैं डेज से क्वेश्चन बन जाता है एक नए क्वेश्चन। देन आज के करंट अफेयर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में। हमने बात की थी पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की लास्ट क्लास में। ज्योति मैम, क्या होते हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप? सर ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं vulnerable होते हैं 75 इंडिया में। ये तो ठीक है, लेकिन होते क्या है ये? सुमन सर आप बताओ। सर ट्राइबल पॉपुलेशन में भी जो अंडर डेवलप होते हैं उसको वो मतलब पीबीटीजी मतलब ज्यादा 2.8% मिलियन हम लोग का पॉपुलेशन में है, और सबसे ज्यादा भील ट्राइब है मध्य प्रदेश में। गुड, ठीक है, नाइस। तो एक कोंडा रेड्डी ट्राइब अभी रिसेंटली न्यूज में चल रखे हैं, तो इनके न्यूज में आने का जो मेन कारण है सबसे पहला तो वो समझना कि कोंडा रेड्डी ट्राइब कंटिन्यू टू लाइव इन अ हार्मोनी विद नेचर एंड देयर स्टोरी ऑफरिंग अ, एक तरह से यहाँ पर बात की जा रही है कि एक फ्रेजाइल बैलेंस वो बनाकर चल रहे हैं ट्रेडिशनल, जो उनका ट्रेडिशनल जो सिस्टम है सारा का सारा, और मॉडर्न कल्चर में। यानी कि आपको कोंडा रेड्डी ट्राइब मिलेगी एक हार्मोनी, एक बैलेंस बनी हुई। इन्होंने क्या किया है कि मॉडर्न लिविंग जो हमारा स्टैंडर्ड है वो भी, और प्लस उनका जो ट्रेडिशनल है, दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। और ये ट्राइब मेनली जो है वो आंध्र प्रदेश में है, और आंध्र प्रदेश में भी अगर हम बात करें तो गोदावरी रिवर के साइड पे, गोदावरी रिवर के साइड पे रहते हैं। अब देखो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए यहां से आते हैं। सबसे पहला तो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप आता है, ठीक है, और सेकंड आता है कि गोदावरी रिवर के अराउंड में है, यानी कि गोदावरी रिवर भी न्यूज में आती है। तो सबसे पहले तो कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में याद रखना। और जो रेड्डी होते हैं ना, ये आंध्र प्रदेश में होते हैं। तो अगर आपको ट्राइब से रिलेटेड आता है कि कोंडा रेड्डी ट्राइब कौन सी स्टेट में है, तो याद रखना इट इज इन आंध्र प्रदेश। और उसके बाद यहां पर बात की जाती है गोदावरी रिवर की। अभी गोदावरी रिवर को पूरा डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। इसके बाद लैंग्वेज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो तेलुगु स्पीकिंग, यानी कि तेलुगु जो है वो ये बोलते हैं, तेलुगु स्पीकिंग है ये। और इसमें रिलीजन की अगर हम बात करें तो ये हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पे पैट्रियार्की नेचर है, यानी कि एक तरह से पुरुष प्रधान समाज यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर पॉलीएंड्री भी देखी जाती है, पॉलीएंड्री के केसेस भी यहाँ पर रहते हैं, ठीक है, ये बेसिक है, ध्यान रखना। मोनोगैमी भी यहाँ पर है, पॉलीएंड्री के केसेस भी यहाँ पर देखे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद गोदावरी रिवर के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, या फिर इनकी लाइवलीहुड। मोस्टली जो ये ट्राइब है ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो है वो, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मेन ऑक्यूपेशन रहता है। क्या होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन? एक जगह से दूसरा जगह पर शिफ्ट करते रहते हैं अपना कल्टीवेशन के लिए, जैसे नॉर्थ स्लैश ईस्ट में एंड जूम बर्न, कल्टीवेशन, सिंपल। जूम कल्टीवेशन नॉर्थ ईस्ट में जैसे स्लैश एंड बर्न,
नॉर्थ में। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का सिंपल सा अगर हम एक सिंपल अप्रोच के साथ इसको समझे शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, तो एक पैच को सबसे पहले क्या किया, क्लियर किया। ठीक है, एक कोई जमीन देखी, फिर उसको पूरा क्लियर किया, फिर उसको तब तक वहां पर जो है वो एग्रीकल्चर करना जब तक वो जो है वो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल है। जब पता चल जाए कि अभी ये एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल नहीं है, तो देन उसको छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाना। और डिफॉरेस्टेशन का सबसे बड़ा कारण यही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। नॉर्थ ईस्ट रीजन में 1990s के टाइम पे 2000 से बीच, मतलब आपका 1980 से लेकर 2000 के बीच में इतनी ज्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रमोट किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पर जो है वो फॉरेस्ट कवर कम होता जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है, नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट कवर इंक्रीज नहीं हो रहा है, कम हो रहा है। तो जहां पर आपको रिगार्डिंग एनवायरनमेंट कोई आता है लिखने के लिए ऐसे या कोई आंसर आता है, तो वहां पर आप पर्टिकुलर बता सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में ड्यू टू द शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो आपका फॉरेस्ट कवर है वो कम होता जा रहा है। देन उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन रहेगा। तो ये सारे नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, कहाँ पर क्या कहा जाता है। जैसे जूम कल्टीवेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में पोडू, दबी, ठीक है, कोमन, ये जो आपका उड़ीसा में कहा जाता है। ठीक है, कुमारी अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में कहा जाता है। अब आपके लिए छोटा सा एक क्वेश्चन है यहाँ पर, वेस्टर्न घाट में हमने हाईएस्ट पीक को डिस्कस किया था। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले बताओ कि वेस्टर्न घाट में हाईएस्ट पीक कौन सी है। अनाईमुडी। मुड़ी। अनाईमुडी। यस और सर। वेस्टर्न घाट्स जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स है या फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड माउंटेन्स है। फोल्ड 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 कौन बोल रहा है, ब्लॉक माउंटेन्स। फोल्ड या ब्लॉक। सर ब्लॉक। जो वेस्टर्न घाट है वो ब्लॉक माउंटेन्स है, फोल्ड माउंटेन्स नहीं है। वेस्टर्न घाट जो है वो एग्जाम्पल है एक तरह से अगर हम बात करें ब्लॉक माउंटेन्स का। देन उसके बाद अदर अगर हम यहाँ पे बात करें तो वत्रा जो है वो आपका राजस्थान में कहा जाता है, साउथ ईस्ट राजस्थान में स्पेशली। पेंडा, बेवार, ठीक है, दहिया, दीपा, ये जो है वो आपका मध्य प्रदेश में कहा जाता है। चेना अगर हम बात करें तो ये श्रीलंका में कहा जाता है। अफ्रीका में तो तवे बहुत ही यूनिक रहता है, अफ्रीका में तो काफी प्रमोट भी किया जाता है, अफ्रीका में काफी जो है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक्टिव है। देन मिल्पा, मिल्पा जो है वो आपका मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। ये ना क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मतलब अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो इस तरह से पूछ रखा है कि किसका नाम कहाँ पर क्या है। रोका अगर हम बात करें तो ब्राजील में, और मशोल अगर हम बात करें तो सेंट्रल अफ्रीका या कोंगो में। लदांग अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया, इंडोनेशिया ये भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है। और रे अगर हम बात करें तो वियतनाम। तो दूसरा काम आपके लिए ये है कि आपको सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम कल याद होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में भी क्वेश्चन बन जाता है, और मैच द फॉलोइंग का तो आजकल ट्रेंड भी चल रहा है। देन गोदावरी रिवर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कालेश्वर लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, आपका प्रोजेक्ट कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ये अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है। अब मल्टीपर्पज जहां पर आता है ना, वहां पर हमें याद रखना है कि इरिगेशन और हाइड्रो पावर प्लस आपका ड्रिंकिंग वाटर, ये तीनों लिंक कर रहे हैं। इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर और हाइड्रो पावर, ये तीनों चीजें जो है वो जब भी किसी प्रोजेक्ट के साथ लिंक करती है तो उसको कहा जाता है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और ये कहां पर है, तेलंगाना में है, यानी कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो इसको लीड कर रही है, और गोदावरी रिवर के ऊपर है। तो अब यहां से क्लियर हो जाता है कि गोदावरी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखो 2 बार आज ही न्यूज में आ गई गोदावरी रिवर, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले हमें बेसिक याद रखना है कि गोदावरी को जो है वो साउथ गंगा भी कहा जाता है। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की आफ्टर गंगा। मुझे जानना है कि गंगा की टोटल लेंथ कितनी है, अगर किसी को पता है गंगा की टोटल लेंथ, हमने डिस्कस भी की थी क्लास में। 25-25 सर। 25-25, तो सिंपल ट्रिक भी रहेगी कि 25-25 है गंगा की जो है वो टोटल लेंथ। ठीक है, ये याद रखना। और गोदावरी की अगर हम बात करें तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर, दक्षिण गंगा भी इसको कहा जाता है या साउथ गंगा। ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट में ओरिजिनेट होती है। नासिक रीजन है आपका महाराष्ट्र का, जहां से जो है वो आपका ये रिवर ओरिजिनेट होती है, और देन उसके बाद ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। और जब ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करते हैं तो यहां पर बनाती है डेल्टा। हमने सुबह डिस्कस किया था क्लास में, या आई थिंक शायद सुबह, हाँ, कि जो डेल्टा है वो इरोजनल फीचर है या डिपोजिशनल फीचर है।
ऐसे आंसर नहीं करना, पहले मैं पूछ लेता हूँ। अंकिता मैम, डिपोजिशनल। डिपोजिशनल फीचर है। अभी उसके बाद हमें जो याद करना है रिगार्डिंग गोदावरी, साथ के साथ में पढ़ते चलेंगे तो करंट बेस्ड कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी है। तो ये देखो मंजरा ना, मंजरा एग्जाम में आती है क्योंकि इसमें ना आपका निजाम सागर डैम है, ये भी काफी न्यूज में रहता है। ब्रिटिशर्स ने बना रखा है ये निजाम सागर बांध, और ये मंजरा रिवर के ऊपर है। तो याद रखना मंजरा जो है वो आपकी जो है वो ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की। देन उसके बाद यहाँ पर जो मतलब जो जिनके रिगार्डिंग जो है वो थोड़ा सा चैलेंज रहता है, पेन गंगा वेन गंगा। पेन गंगा और वेन गंगा ये दोनों ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी नदी की जो हमें याद रखनी है। इंद्रावती ये भी ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की जो हमें बेसिक याद करनी है। इसके बाद की हम जो वो पूरी जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि देखो पेन गंगा वेन गंगा और वर्धा ये खुद न्यूज में रहती है रिवर्स। ये इसलिए न्यूज में रहती है क्योंकि जब मानसून में अगर हम बात करें तो फ्लड लाइक कंडीशन बन जाती है इन रिवर्स में। जनरली जो आपकी पेनिसुलर रिवर्स है वो सभी की सभी मानसून टाइम में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। मानसून का जो पानी है, मानसून से पानी आता है, वही जो है वो मेन सोर्स है इनके लिए, और इसलिए हमेशा न्यूज में रहती है। तो इंद्रावती, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा और मंजरा ये नाम याद करने हैं आपको। तो देखो 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट ये 5 नेम्स आपको पता होने चाहिए, प्लस साथ में पता होना चाहिए कि गोदावरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से जो है वो निकलती है। अभी ये न्यूज में और भी है, एक रीजन और भी है इसके न्यूज में आने का, दैट इज महाकुंभ। महाकुंभ कितने साल में होता है? 12 साल में। 12 साल में। और महाकुंभ जो है वो 4 जगह पर लगाया जाता है। कौन कौन सी जगह है वो? बेसिक बिल्कुल है ये, हमें साथ साथ में लिंक करके पढ़ेंगे इसको। 4 जगह पे महाकुंभ उज्जैन। लगता है। उज्जैन आपका जगह सेकंड, और बताओ उज्जैन के बाद और कहाँ कहाँ पे लगता है? बद्रीनाथ। प्रयागराज। प्रयागराज और नासिक। नासिक और हरिद्वार। हरिद्वार। अभी थोड़ा सा और टफ बनाते हैं, उज्जैन में कौन सी नदी के साइड पे लगता है? शिप्रा। शिप्रा, ठीक है। और उज्जैन में यहाँ महाकालेश्वर है ना? यस। ओके। देन उसके बाद प्रयागराज में सर जहाँ कॉन्फ्लुएंस होता है गंगा यमुना संगम, और हाँ सरस्वती बिल्कुल की। ठीक है, संगम गंगा यमुना दोनों मिल रही है। नासिक में नासिक में सर गोदावरी में। गोदावरी, और हरिद्वार गंगा। सर गंगा। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना संगम हो गया। तो देखो हमने इसको लिंक करके पढ़ लिया। देन महाकुंभ तो ठीक है, एक अर्धकुंभ भी होता है जो हरिद्वार में, एक तो हरिद्वार में होता है और दूसरा प्रयागराज में। ये साल में जो है वो आपका मतलब 6 साल में 2 बार होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक है जो हमें याद रखना है, ठीक है। और गोदावरी की अगर हम बात करें तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 1465 किलोमीटर। अभी इसको या मतलब ये जो रिवर्स है ना साउथ की जो पेनिसुलर रिवर्स है, इनको लेंथ वाइज याद करना भी जरूरी रहता है, क्योंकि वो सीक्वेंस में आपको पूछ लेंगे कि सबसे बड़ी लेंथ किसकी है, देन उसके बाद आपको पूछेंगे। तो उसी तरह से हम इसको लर्न भी करेंगे जब हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि बे ऑफ बंगाल आंध्र प्रदेश में ड्रेन करती है, जहां पर ये डेल्टा बनाती है। और डेल्टा जो है वो डिपोजिशनल फीचर है, यानी कि रिवर जो है वो क्या करती है, मिट्टी अपने साथ लेकर आती है, देन जब प्लेन्स में एंटर करती है, बे ऑफ बंगाल के प्लेन्स में एंटर करते हैं, तो वहां पर वो फैलकर जो है वो डेल्टा बनाती है। देन उसके बाद हमें याद रखना है कि जो रिवर है ये मेन जो है वो 3 स्टेट से जो है वो फ्लो करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। लेकिन जो रिवर बेसिन है, यानी कि जहां से जो है वो इसका पानी कलेक्ट होता है, रिवर बेसिन का मतलब क्या हो गया कि जितनी भी आपकी बड़ी नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक हम यहाँ पे बात करें तो ये सहायक नदियों का जो चैनल हो गया, पूरा का पूरा नेटवर्क हो गया ये, और प्लस साथ में मेन रिवर, ये इस पूरे रीजन को कहते हैं बेसिन। तो इसका जो बेसिन है गोदावरी का वो मध्य प्रदेश में भी है, कि मध्य प्रदेश से भी यहाँ पर नदियां आती है, कर्नाटका से भी आ रही है, छत्तीसगढ़ से भी और उड़ीसा से भी। साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट रहती है, और यहाँ पर जो है वो आपकी फ्लड लाइक कंडीशंस बन जाती है। देन उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो ये हमारे होम मिनिस्टर जी ने कहा है, और ये जो है वो टॉपिक लिंक करेगा मेंस के साथ। और मेंस में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी से लिंक करेगा।
यानी कि GS2 का ये टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है नक्सलिज्म या इंटरनल सिक्योरिटी से रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो लेफ्ट विंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले तो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह जी, इन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में ये कहा कि भाई 2026 तक नक्सलिज्म साफ, नक्सलिज्म को खत्म कर देंगे। तो ये क्लियर होता है कि गवर्नमेंट अभी बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो लेकर आने वाली है। और सबसे बड़ा कंसर्न है ये विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग सबसे बड़ा इशू है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में। और काफ़ी सारी स्टेट्स अगर हम बात करें इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, स्पेशली इन मणिपुर। देन छत्तीसगढ़ हो गया, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हो गई मध्य प्रदेश की, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होगी महाराष्ट्र की, या फिर कुछ जो रीजन हो गया वो आपका यहाँ पर जो है वो इंक्लूड होता है झारखंड का, जहाँ पर जो है वो नक्सल यानी कि लेफ्ट विंग एक्टिविटीज काफ़ी देखी जाती है। तो सबसे पहला जो यहाँ पर पॉइंट बनता है कि क्यों ये एक्टिविटीज हो रही है, क्या कारण है कि जो नक्सलिज्म इतना है। ये नक्सलिज्म आज़ादी के टाइम पे तो था नहीं, आज़ादी के टाइम ही हुआ, तो क्यों हुआ। तो पहला जो कारण आता है वो आता है डिस्प्लेसमेंट का। मतलब ये नक्सल लोग वो लोग हैं, इन शॉर्ट समझ रहे हैं, समझने के लिए बता रहा हूँ, जब भी डेवलपमेंट होती है तो डिस्ट्रिक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें केन बेतवा लिंक की बात की जा रही है कि दो नदियों में जो कनाल के थ्रू लिंक किया जाएगा। अब जब लिंक की बात होती है तो बहुत सारे लोग जो है वो उनके घर बार छूट जाते हैं, जमीन छूट जाती है, उनके पास रहने के लिए नहीं रहता। अब उस केस में अगर सरकार ने प्रॉपर उनको जो है वो रिहेबिलिटेट कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो फाइनली वो उनके माइंड में सरकार के अगेंस्ट जो है वो कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इसकी वजह से भी जो है वो लेफ्ट विंग एक्टिविटीज देखी जाती है, पहला कारण। अभी ये पता चल गया कि सरकार से कुछ लोग नाराज है, इसका फायदा उठाते हैं फॉरेन पावर्स, और फिर वो अपनी आइडियोलॉजी को इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसे माओइस्ट हो गया या कम्युनिस्ट हो गया, तो ये फिर अपनी आइडियोलॉजी लेकर चलेंगे और सरकार के अगेंस्ट होना शुरू कर देंगे, या जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है उनके अगेंस्ट होना शुरू कर देंगे। तो फाइनली क्या होता है, ये भी कंट्रीब्यूट करता है नक्सलिज्म के स्प्रेड में। उसके बाद प्रॉपर एजुकेशन ना मिलना, ये भी एक सबसे बड़ा कंसर्न है। लैक ऑफ डेवलपमेंट, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, या आपका बिहार, कुछ रीजन्स ऐसे हो गए जो बिल्कुल डेवलप्ड नहीं है, जहाँ पे स्टिल अभी भी लाइट नहीं है प्रॉपर, वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज नहीं पहुँच पा रही है, नेटवर्क वहाँ पे नहीं होता। तो उसकी वजह से भी जो है वो वहाँ के लोग अपनी दादागिरी करते रहते हैं, और जब अपनी दादागिरी करते हैं तो डेफिनेटली ये भी काइंड ऑफ जो है वो लेफ्ट विंग एक्टिविटी हुई। महंगाई एक सबसे बड़ा कारण है। अब जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे अगर बिस्लरी की बॉटल लेने जाओगे, अब देखो फॉर एग्जांपल एक रीजन लेते हैं, और रीजन लेते हैं हम, इस रीजन को इंक्लूड करते हैं सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया का वो रीजन जहाँ पे पानी नहीं है। अब वहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ पे जो दंगाई लोग होंगे ना, वो क्या करेंगे, बिस्लरीज या पानी की जो टैंकर है उनकी कीमत ना 10-10 हजार कर देंगे। जो टैंकर 1,000 रुपए का आ जाएगा वो 10,000 में मिलेगा। अब जब इतनी इन्फ्लेशन कर देंगे तो डेफिनेटली उन लोगों के सर पास क्या साउंड ऑप्शन नहीं रहेगा। है, हाँ जी, आपका आवाज बीच में नहीं था। ओके अभी ठीक है ना। हाँ तो जब वहां पे क्या होता है, अभी सपोज दैट कि हम सेंट्रल इंडिया को लेकर चल रहे हैं, अभी 10,000 का पानी का टैंकर, 1,000 का पानी का टैंकर 10,000 में मिलेगा, तो दैट मीन्स इन्फ्लेशन होगी। अब उन लोगों के पास दो ही ऑप्शन है, वहां के कॉमन लोगों के पास, या तो वो लड़ाई लड़े या फिर वो मर जाए। अगर वो लड़ाई लड़ते हैं तो अब उनके ऑप्शंस होते हैं कि वो किस तरह से लड़ रहे हैं, या तो वो कानून के पास जा रहे हैं या फिर वो अपने डिसीजन ले रहे हैं। अगर वो अपने डिसीजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, और ये भी एक तरह से जब वो लेफ्ट विंग एक्टिविटी में इंक्लूड हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। और अनएम्प्लॉयमेंट का जो ये कंसर्न है इतना डेंजरस है कि अभी नक्सलिज्म की एक नई टर्म इवॉल्व हो रही है, दैट इज अर्बन नक्सलिज्म। मतलब शहरी क्षेत्र में पढ़े लिखे लोग भी लेफ्ट विंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो भी सरकार के अगेंस्ट वॉइस रेज कर रहे हैं। अब सरकार के अगेंस्ट वॉइस रेज करना ये हमारा राइट भी है, लेकिन हम कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं ये मैटर करता है। सोशल इनक्वालिटीज एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है, जैसे कि ट्राइबल पीपल हो गए तो उनके साथ भेदभाव किया जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपका लेफ्ट विंग एक्टिविटीज जो है वो इंक्रीज होती है। लास्ट पॉइंट यहां पर हम जो बता सकते हैं रीजन का, वो है कि डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है लोगों का। लोग स्टिल मानते हैं कि वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए जो है वो डिक्टेटरशिप ही जो है वो रहेगी सही, या किसी का जो है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में विश्वास नहीं है, या कोई कहता है कि इलेक्टेड सिस्टम नहीं होना चाहिए क्योंकि इलेक्टेड लोग जो है वो डिक्टेटरशिप करते हैं एक तरह से, या फिर मेजॉरिटी पार्टी वाला कंसर्न हो गया, या पॉलिटिकल भी आप इसमें बता सकते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज भी रहते हैं जिसकी वजह से जो है वो आपका लेफ्ट विंग या नक्सलिज्म देखा जाता है।
फिर इसके इम्पैक्ट की हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि इम्पैक्ट क्या है। तो इम्पैक्ट में जो हमें याद रखना है पहला पॉइंट यहाँ पे कि यहाँ से डिफेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है। अब पता है एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रही है, तो दैट मीन सरकार को खर्चा करना पड़ेगा। अब सरकार को खर्चा करना पड़ेगा, दैट मीन्स जो है वो डिफेंस पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, और ऐसा देखा जाता है, ऐसा होता है। सोशल क्राइसिस आते हैं। सोशल क्राइसिस सबसे बड़ा एग्जांपल बताएं, जैसे मान लीजिए कोई छत्तीसगढ़ का रीजन है, अभी छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट है जैसे बस्तर। अब बस्तर में नक्सलाइट ने अपनी पूरी पूरी सरकारें बना रखी है, तो वहां पे गवर्नमेंट वेलफेयर नहीं हो रहा है, वहां पे वुमेन को पढ़ने नहीं दे रहे, वहां पे बच्चों को बोल रहे हैं भाई बंदूकें उठा लो, तो दैट मीन्स इससे सोशल क्राइसिस आ रहे हैं, उनको और पढ़ने को नहीं मिलेगा। देन उसके बाद पब्लिक प्रॉपर्टी को भी ये लोग लाइक नुकसान। तालिबान इन अफगानिस्तान सर। हाँ जी, जैसे तालिबान का केस है अफगानिस्तान में। हाँ, हम इसको तालिबान से भी लिंक करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। और डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। देन उसके बाद यहाँ पे मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कोई लग रखा है तो उसको रोक देंगे, बीच में ही बनने नहीं देंगे प्रॉपर, तो ये कंसर्न रहता है। फिर इससे जो सोशल वेलफेयर के प्रोजेक्ट है उसमें भी डिले देखी जाती है, ये सबसे बड़ा रहता है। देन उसके बाद एक यहाँ पर मैंने इसको लोकल गवर्नमेंट के साथ लिंक किया है और बस्तर का यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। अभी बस्तर में जो नक्सलाइट एक्टिविटीज है वो अपना ही काम कर रहे हैं, अपना ही देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। तो वहाँ के जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो है ही नहीं, कोई वहाँ पर इलेक्शन करवाने नहीं जाता, कोई वहाँ से वोट डालने नहीं आएगा, तो इससे लोकल जो गवर्नमेंट है उसका कंसेप्ट भी इफेक्ट होता है। अभी जब इतने चैलेंजेस है तो दैट मीन्स गवर्नमेंट ने कुछ तो मेजर लिए होंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के मेजर रहते हैं रेस्क्यू एंड ऑपरेशंस, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है प्लस साथ में काउंटर नक्सलिज्म ऑपरेशंस, और इसके लिए सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाता है, और कोबरा रेजिमेंट भी है सीआरपीएफ की रिगार्डिंग दिस नक्सलाइज को एड्रेस करने के लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इनिशिएटिव रहता है गवर्नमेंट की तरफ से वो रहता है रिव्यू और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। गवर्नमेंट पूरा रिव्यू करती है नक्सलिज्म की एक्टिविटीज, कितना फंडिंग कहाँ से हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है, ब्लैक मनी कहाँ से कितनी आ रही है, कैसे फंड हो रही है, सरकार पूरी नजर रखती है। प्लस साथ में सरकार का टारगेट रहता है बेटर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर जनरली क्या होता है, नक्सलिज्म क्या करते हैं, कैसे फायदा उठाते हैं, एक स्टेट में क्राइम किया दूसरी स्टेट में भाग गए, तो अब वहां के दूसरी स्टेट उसको जब तक पकड़ेगी तो वो डेंस फॉरेस्ट होंगे। वीरप्पन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, कितने टाइम तक वो लाल चंदन की जो वो जंगलों में छुपा रहा था। देन उसके बाद यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी लेकर आए हैं, और सर्व शिक्षा अभियान यानी कि सबको फ्री एजुकेशन देनी है। देन डिजिटाइजेशन एक सरकार का इनिशिएटिव है। सरकार ये कहती है जहां तक सरकार नहीं पहुंचती वहां तक सरकार के टूल्स पहुंच सकते हैं, और डिजिटाइजेशन जो है वो सरकार का एक सबसे बड़ा टूल है जिसको हम ई गवर्नेंस कह सकते हैं। देन उसका प्रोजेक्ट समाधान प्रोजेक्ट जो है वो सरकार लेकर आई थी, जिसमें हम टारगेट था सरकार का कि प्रॉपर सोल्यूशन देंगे और नक्सलिज्म को जो है वो सॉल्व करेंगे। देन उसके बाद एक प्रोजेक्ट भी या एक इनिशिएटिव भी था सरकार का, दैट इज ग्रीन हंट प्रोजेक्ट या ग्रीन हंट स्कीम या इसको इनिशिएटिव, इसको जो है वो 2010 में लॉन्च किया गया था। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये भी सरकार का इनिशिएटिव है, जिसमें जो है वो 115 डिस्ट्रिक्ट्स को सिलेक्ट किया गया। तो इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आपकी जो आपका ये रीजन इफेक्टेड है नक्सलिज्म से, उसमें से भी बिलोंग करती है। प्लस साथ में सरकार ने ना ज्वाइंट टास्क फोर्स बना रखी है, मतलब सरकार क्या करती है, लोकल जो स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है उसको भी इन्वॉल्व करती है, और सीएपीएफ भी है, तभी जो है वो मिलकर सभी जो है वो नक्सलिज्म को एड्रेस कर रहे हैं। देन वे फॉरवर्ड, हमारी तरफ से क्या वे फॉरवर्ड रह सकते हैं, तो हम बता सकते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। डायलॉग्स होने चाहिए, जैसा कि हम देखते हैं डिफरेंट अकॉर्ड, जैसा कि असम अकॉर्ड सबसे बड़ा एग्जांपल रहता है। असम बोरो अकॉर्ड अकॉर्ड कौन से ईयर में हो रखा है, 1986 के आसपास। 1985-86 के बीच में असम अकॉर्ड हो रखा है। असम अकॉर्ड मतलब एक तरह से पीसफुल रेजोल्यूशन साइन हुआ, तो इस तरह के पीसफुल रेजोल्यूशन जो है वो होने चाहिए। इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए, ताकि जो खाली दिमाग शैतान का दिमाग है वो ना हो, लोगों के पास सही तरीके से पैसा आएगा तो वो गलत तरीके से पैसे की तरफ जाएंगे ही नहीं। फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन, या फिर अगर हम बात करें यहाँ पर रीसेटलमेंट के रिगार्डिंग भी जो है वो सरकार को इनिशिएटिव लेने चाहिए कि अगर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लोग इफेक्ट हुआ है तो उनको जो है वो प्रॉपर जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। देन उसके बाद मॉडर्नाइजेशन की तरफ भी यहाँ पर जो है वो सरकार का टारगेट रहता है, और उसमें हम भी बता सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन करनी चाहिए। अभी क्या है देखो, एक नक्सलिज्म से हमने पूरा नक्सल जो है वो टॉपिक कवर कर दिया। अब आपको ये हेल्प कैसे करेगा, ऐसे राइटिंग में हेल्प कैसे करेगा वो हम समझते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया रिगार्डिंग कि जिसमें हमने कहा कि जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए किस तरह से इंटरनल चैलेंजेस रहते हैं, कौन कौन से इंटरनल चैलेंजेस रहते हैं, तो उसमें आप नक्सलिज्म को बता सकते हैं। या फिर आप ये लिख सकते हैं कि गुड गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए क्या क्या हर्डल्स है, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस चैलेंज में हम एक नक्सलिज्म को भी बता सकते हैं। और बिल्कुल द हिंदू के न्यूज़ है, करंट बेस्ड बिल्कुल हम चल रहे हैं,
देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो एडिटोरियल है, और ये एडिटोरियल जो है वो इनक्वालिटी से लिंक करता है। अब देखो, जब भी आप ध्यान से सुनना इस बात को, मेंस में या एडिटोरियल पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पे भी आपको इनक्वालिटी आता है ना, तो अपने अपने आप माइंड में एक 3-4 वर्ड लेकर आना: सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये तो ट्रेडिशनल है, चली आ रही है, सदियों से चली आ रही है। सोशल इनक्वालिटी कास्टिज्म, इकोनॉमिक इनक्वालिटी अमीर गरीब अमीर, ठीक है, ठीक है। और पॉलिटिकल, किसी को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही है। अभी दो और आ रहे हैं। पहला आ रहा है डिजिटल। डिजिटल इनक्वालिटी मतलब एक पर्सन को तो पूरी फैसिलिटीज, उसको प्रॉपर डिजिटल नॉलेज है, उसके पास पूरा जो है वो स्मार्टफोन है, सब कुछ, तो ये डिजिटल इनक्वालिटी हो गया। फिफ्थ हो गया फाइनेंशियल इनक्वालिटी, मतलब पैसा नहीं है, ये भी आप बता सकते हैं। तो इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। तो यहां पर जो डाटा है वो आपको मेंस में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले ये कहा गया है कि इंडिया ने ना मैसिव ग्रोथ जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है वो विटनेस की है, जिसमें अराउंड 1.8 बिलियन मोबाइल कनेक्शंस है भारत में, और 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, हम लोग भी उसमें से एक है। तो यानी कि हमें भी जो है वो यहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है। देन उसके बाद, लेकिन ऐसा होने के बाद फिर भी हमारे पास जेंडर डिजिटल डिवाइड देखा जाता है। और इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल बताऊं अगर मैं आपको, मतलब हम ना थोड़े से इसको एज में चल जाते हैं, लाइक हम ना इसको चल जाते हैं 70s के एज में, मतलब एक 70 एज के मेल मेंबर और 70 एज का फीमेल, यानी कि हमारे एज्ड। अभी यहाँ पर फीमेल के केस में बात करोगे तो उनके पास कीपैड वाला फोन होगा, अगर ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, और मेल के पास टच वाला होगा। ये काफी जगह रूरल एरियाज में देखा जाता है, और इसके कुछ कारण है बहुत ज्यादा। एक तो उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, ठीक है, प्रॉपर फोन यूज करना नहीं आता। तो स्टिल हमने इतने सारे इंटरनेट यूजर होने के बाद भी हमारे पास ये चैलेंज अभी पेंडिंग है। एक तो ये कंसर्न हो गया। देन उसके बाद डिजिटल डिवाइड में यहां पर कहा जा रहा है कि ऑनलाइन अगर हम बात कर रहे हैं क्राइम्स में, तो उसमें भी जो है वो वुमेन सेक्शन को ज्यादा जो है वो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ऑनलाइन हरासमेंट हो गया, या लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से डिजिटल राइट्स जो प्रॉपर जो हमें पता नहीं है, तो उसका भी एक कंसर्न रह रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड्स काफ़ी देखे जा रहे हैं, और ऑनलाइन फ्रॉड्स के रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश की एक न्यूज़ थी, अमर उजाला में मेंशन थी ये काफ़ी टाइम पहले, कि हिमाचल प्रदेश में जो लोग ऑनलाइन फ्रॉड्स के शिकार हो रहे हैं, फाइनेंशियल स्पेशली, किसी के 10 करोड़ जा, किसी के 10 लाख जा रहे हैं, 16 लाख जा रहे हैं, 1 लाख जा रहा है, मैक्सिमम जो ये मास्टरमाइंड है वो साउथ इंडिया में बैठे हैं, या ऑपरेट जो है वो साउथ इंडिया से मैक्सिमम लोग, ऐसा ऐसा न्यूज़ में मेंशन था। प्लस साथ में आउटसाइड इंडिया भी देखे जा रहे हैं, तो ये कंसर्न रहता है। फिर इसके रिगार्डिंग इसमें ही स्टेप बता रखे हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप ले रखे हैं। तो सबसे पहला आता है लीगल प्रोटेक्शन, और इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और भारतीय न्याय संहिता 2024, ये रिसेंट वाले इनिशिएटिव। फिर उसके बाद यहाँ पर नेशनल लेवल इनिशिएटिव्स है, जिसमें हमने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बना रखा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन प्रोग्राम है हमारा, प्लस यहाँ पे डिजिटल शक्ति प्रोग्राम हमने जो है वो लॉन्च कर रखा है टू एम्पावर वुमेन। ग्लोबल एंगेजमेंट हमारी चल रही है, ग्लोबल लेवल पर हम एंगेज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट डायलॉग्स में अटेंड कर रहे हैं। अभी हिमाचल सरकार का भी यहाँ पर इनिशिएटिव है एक। हिमाचल सरकार ने ये कहा है कि अभी जो पुलिस भर्ती होगी उसमें जो कमांडोज भरे जाएंगे, उनको जो है वो डिजिटल फ्रॉड से लड़ने के लिए भी जो है वो नॉलेज या एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप इस तरह से रिसेंट एग्जाम्पल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जहां पर भी सरकार के इनिशिएटिव आते हैं रिगार्डिंग ई गवर्नेंस, तो ई गवर्नेंस में चैलेंजेस में आप ये मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद कोलैबोरेटिव सर एफर्ट्स यहाँ पर रहता है कि दोनों, मतलब लाइक आपका डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए स्पेशली रूरल एरियाज में, तो यहाँ पर सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस होनी चाहिए। उसके लिए जो है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स रहने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, प्लस साथ में जो टेक्निकल कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे आपका अगर हम बात करें गूगल हो गया, या अदर कंपनीज हो गई, या फेसबुक, या फिर कोई भी जितनी भी कंपनीज है, ठीक है, बड़ी बड़ी जो आपकी सॉफ्टवेयर कंपनीज है, उन सभी को यहाँ पर जो है वो साथ में कोऑपरेट करना चाहिए, ताकि हम जो है वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर सके। फिर यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी बता रखे हैं, और वे फॉरवर्ड में जेंडर इक्वालिटी को अचीव करने के लिए स्पेशली ऑनलाइन इश्यूज को एड्रेस करके हमें क्या करना चाहिए, रोबस्ट स्पेस जो है सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर जो बनाना चाहिए। और इसमें काउंसलिंग के लिए काफ़ी हेल्प रहेगी कि काउंसलिंग को प्रमोट करना चाहिए। साथ में हेल्पलाइंस होनी चाहिए, लाइक टैक्स शक्ति लाइक हेल्पलाइन होनी चाहिए, तो हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको ओवरऑल कंप्लीट कर सकते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप इसको लिख सकते हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो इससे आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प मिलेगी। ट्रांसलेशन स्पेशली हाई कोर्ट में आती है,
और मेंस में पूछा जाता है। तो ये जो एडिटोरियल मैं आपको कल से ग्रुप में शेयर करूंगा, कुछ भी मैं टॉपिक शेयर करूंगा रिगार्डिंग ट्रांसलेट, तो आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भेजना है ग्रुप में। तो साथ के साथ हम ना वो ट्रांसलेशन वाले काम को भी करते चलेंगे, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। तो उससे क्या है कि साथ के साथ में वो प्रिपेयर होगा। और सिंपल है कि अगर आप द हिंदू का कोई एडिटोरियल ट्रांसलेट कर देते हो शुरुआत में, क्योंकि देखो ट्रांसलेशन के लिए कोई कानून नहीं होते, सॉरी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होती। तो अब जब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो दैट मीन्स कि हमें जो है वो इसको प्रैक्टिस करके अच्छा बनाना पड़ेगा। क्लियर, समझ आ गया? यस सर। देन उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक रहता है वो रहता है साइमल्टेनियस इलेक्शन का। और साइमल्टेनियस इलेक्शन की अगर हम बात करें, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद क्लास हम एंड करेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन आजकल काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है और हाई कोर्ट एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग। इवन लाइक ये मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अलाइड, और साथ में अगर हम बात करें जो अभी रिसेंट एग्जाम होंगे या करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि जो यूनियन गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग, वो कमेटी को हेड किया था फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी ने। और इन्होंने रेकमेंड किया था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन होने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या हो गया कि जो MP MLA के इलेक्शन होंगे वो दोनों एक टाइम पे होंगे, अलग से नहीं होंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, मतलब एक टाइम पे। और ये भारत के लिए नया फिनोमेनन नहीं है, ये नया प्रिंसिपल नहीं है, ये पहले से एग्जिस्ट था ऑलरेडी। 1952 से लेकर 1967 तक आपके साइमल्टेनियस इलेक्शन हो रखे हैं, दोनों के एक टाइम पे होते थे। तो इसमें आपको जो है वो आर्गुमेंट इन फेवर मिलेंगे, आर्गुमेंट अगेंस्ट यानी कि क्रिटिज्म भी यहाँ पर किया गया है, प्लस साथ में यहाँ पर फेडरलिज्म वर्सेस सेंट्रलाइजेशन के बारे में बात की गई है, और प्लस साथ में को क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो भी इन्होंने बता रखा है इन फॉर्म ऑफ कंक्लूजन। तो देखो सबसे पहले बेसिक हम पढ़ते हैं, समझते हैं। साइमल्टेनियस मतलब हो गया वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि दोनों MP MLA दोनों के इलेक्शन एक टाइम पे होंगे। अब इसके रिगार्डिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पहला पॉइंट वो ये कि रामनाथ कोविंद जी की कमेटी बनाई गई थी और इस कमेटी ने रेकमेंड किया था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन हो सकते हैं, पॉसिबल है। फिर उनकी जो रेकमेंडेशन थी इस कमेटी की उसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया। देन उसके बाद ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि आज भी जो है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन का बिल जो है वो नहीं आया, तो ये इसलिए न्यूज़ में आ गया। अभी हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि आर्गुमेंट इन फेवर, साइमल्टेनियस इलेक्शन के फेवर में और मतलब इनके अगेंस्ट। तो फेवर में अगर हम बात करें तो ओवरऑल अगर एक टाइम पे इलेक्शन होंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टाइम बचेगा। पहला पॉइंट आता है कि टाइम बचेगा यानी कि टाइम सेवेज होगा। सेकंड उसका मनी, पैसा भी बचेगा, क्योंकि अभी अलग अलग इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं तो बहुत खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों के इलेक्शन होंगे तो टाइम और पैसा दोनों बचेगा। ठीक है। सिक्योरिटी, हाँ, सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे कि इशू सॉल्व होगा, मतलब ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पर कंसर्न नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो स्टाफ है, जो इलेक्शन कमीशन के पास देखो अपना स्टाफ नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोगों को बुलाता है, जैसे टीचर्स हो गए या फिर क्लैरिकल स्टाफ हो गया, इन सबको बुलाएगा और ये सभी जो है वो मेंबर्स बनते हैं इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन मशीनरी का, और फिर इलेक्शंस होते हैं। तो अभी अगर सब एक टाइम पे आएंगे तो इन लोगों के लिए भी रहेगा कि अपने फील्ड में ये अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे टीचर्स है तो अभी एक टाइम पे इलेक्शन होंगे तो टीचर्स की छुट्टी जो है वो स्कूल में एक ही टाइम पे होगी। फिर हर साल में ऐसा नहीं होगा कि यार ये टीचर जो है वो, ऐसा जनरली देखा भी जाता है सरकारी स्कूल्स में होता है कि वो वाले टीचर जो है वो इलेक्शन ड्यूटी पे गए हैं और एक महीना से नहीं आए। तो अभी क्या होगा कि सब एक साथ ही होगा, तो जनरली ये रहेगा कि पॉइंट जो है साइमल्टेनियस इलेक्शन, मतलब ऐसा वो अपने अपनी अपनी फील्ड में भी प्रॉपर काम करेंगे। देन और पॉइंट हम यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन के कंसेप्ट को प्रमोट किया जाता है तो इससे डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल्स है वो और स्ट्रेंथन होंगे। मतलब हो सकता है कि जो वोटिंग शेयर है वो भी इंक्रीज हो। पहले तो ऐसा होता था कि लोगों को लगता था यार अभी 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 इस वाले वो वोट डालने जाना, अगले वाले में वोट डालना, और मैंने खुद देखा है लोगों को ऐसा डिसाइड करते हो यार हम इसमें नहीं, हम उसमें जाएंगे वोट देने के लिए, हम स्टेट में नहीं वोट करेंगे, हम सेंटर वाले में वोट करेंगे सिर्फ। तो अभी क्या है कि अगर दोनों एक टाइम पे ही होता है तो उनको दोनों को वोट करना ही पड़ेगा, तो इससे जो हमारा वोट काउंट है वो भी इंक्रीज हो सकता है। तो ये तो हो गया आर्गूमेंट इन फेवर। अभी आर्गूमेंट अगेंस्ट में चले, देखो एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करवाना पूरे देश में, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमारे पास तो EVM भी नहीं है उतनी, ऐसा लॉ कमीशन नहीं कहा था। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा था उन्होंने कि हमारे पास उतनी EVM मशीन नहीं है कि हम इलेक्शन करवा लें एक साथ। सेकेंड पॉइंट ये आता है अभी नेशन वाइड इलेक्शन हो रहे हैं तो मतलब नेशनल पार्टीज का डोमिनेशन रहेगा।
जो सेंट्रल पार्टीज है या जो आपकी मेन नेशनल पार्टीज है उन्हीं का डोमिनेशन रहेगा, जो रीजनल पार्टीज है वो एक्टिव नहीं रहेगी, मतलब उनकी जो डिमांड्स है वो उतनी हाईलाइट नहीं होगी फिर, तो ये कंसर्न रहता है। सेकंड, उसके बाद यहाँ पर हम बता सकते हैं कंसर्न कि जो रीजनल इश्यूज है उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, सभी जो है वो आपका स्टेट इश्यूज या नेशनल इश्यूज की तरफ ध्यान देंगे, तो जो रीजनल इश्यूज है वो भी यहाँ से जो है वो इफेक्ट होते हैं। थर्ड, आप बता सकते हैं इसमें एक डिफरेंस जो यहाँ पर आप इंक्लूड कर सकते हैं वो डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस के रिगार्डिंग जो पॉलिसीज है उसमें हायर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगी। अभी वन नेशन वन इलेक्शन में क्या है, अगर मान लीजिए एक ही पार्टी जीत गई सभी जगह में, स्टेट्स में भी एक ही पार्टी आ गई और सेंटर में भी एक ही पार्टी आ गई, तो फिर तो वो इलेक्टेड डिक्टेटरशिप हो गई, तो वो इफेक्ट करेगा। कहीं ऐसा हुआ कि मान लीजिए जैसा अभी हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर कांग्रेस है और सेंटर में दूसरी गवर्नमेंट है, तो अभी क्या है कि यहाँ पर फंड्स को लेकर चैलेंजेस रहते हैं, हमेशा ये बोलते रहते हैं, मतलब चैलेंजेस तो नहीं रहते लेकिन वही है कि अपनी गलती दूसरे के सिर पे डाल देना, तो ये काम रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इफेक्ट किसको पड़ता है, हम लोगों को इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा, तो ये भी एक कंसर्न रहता है स्पेशली। फिर एक यहाँ पर और पॉइंट आता है कि अमेंडमेंट करनी पड़ेगी संविधान में बहुत ज़्यादा, ये एक सबसे बड़ा कंसर्न रहता है। फिर हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड भी बता सकते हैं कि क्या सुजेशंस हो सकते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन कोई नया जो है वो कंसेप्ट नहीं है, अगर हमें इसको प्रमोट करना है तो हमें इलेक्शन मशीनरी को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, ताकि हम फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन को प्रमोट कर सकें और साथ में इंश्योर कर सके कि लोगों की जो पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज हो, ताकि जो लोगों का फेथ है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में वो बना रहे। और हमें कंसेप्ट है वी द पीपल या फिर फॉर द गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट, हम इस कंसेप्ट को जो वो बना के रखें, एट द एंड इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ योर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। तो ये हमारे बेसिक करंट अफेयर थे, और आपको जो है वो क्वेश्चन देता हूँ मैं यहाँ से कि आपको साइमल्टेनियस इलेक्शन पर नोट लिखना है, राइट ए नोट ऑन द साइमल्टेनियस इलेक्शन, और ये नोट जो है वो आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। तो ये 300 वर्ड्स में जब आप नोट लिखोगे तो ये आपकी एसे राइटिंग शुरू हो गई रिगार्डिंग द हाई कोर्ट एग्जाम। अभी एक पॉइंट समझना, मैं ये आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी हम कंटेंट इकट्ठा करेंगे साथ में मेंस के लिए, जब हमारा कंटेंट इकट्ठा होगा तभी तो हम लिख पाएंगे। क्लियर? यस सर। यस सर।